नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्ज़ाम ऑफिशियल। आज का ये वीडियो NCERT की मेन पुस्तक से होने जा रहा है। विषय है फिजिक्स और अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कक्षा 12 के विज्ञान का पहला एक्सरसाइज है। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 और सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, और जो बुक है हमारी वो NCERT की मेन पुस्तक है पार्ट 1। अध्याय का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले A तथा B के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक मतलब अलग अलग आवेश 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा। गोलों के बीच की दूरी की तुलना गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। ठीक है, मतलब कहना चाह रहा है कि गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोलों A तथा B की त्रिज्याएं नगण्य है। और B नंबर जो है 12 का वो है, यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, शॉर्टकट में नोट करते हैं। आप इंटरमीडिएट में आ गए तो यहाँ पर दो गोले हैं, पहला गोला है A और दूसरा गोला है B। तो पहले गोले पे आवेश आप QA मान सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका QA, ये प्रथम गोले पर आवेश है। तो हम प्रतीकात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो QA बराबर हो गया आपका 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और QB बराबर हो गया हमारा B, इसका मतलब है दूसरे गोले पर आवेश, B गोले पर 6.5 × 10⁻⁷, और C से हो गया कूलाम। और इनके बीच की जो दूरी है तो यहाँ पर लिख दिया गोलों के बीच की दूरी इसको हम लोगों ने R से प्रदर्शित किया। ये कहा जा रहा है 50 सेंटीमीटर है। हमने फार्मूला लगाया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 और इकाई हो गई मीटर। तो ये हो गया आपका 50/100, और जब ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 मीटर। चले भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करते हैं। कहा जा रहा है कि इन दोनों गोलों के बीच में लगने वाला स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या होगा। ठीक है, चूँकि ये दोनों गोले एक ही तरीके का आवेश रखते हैं, मतलब दोनों गोले धनात्मक आवेश रखते हैं, इसीलिए इनके बीच में स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि गोलों के बीच स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, गोलों के मध्य स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, और वो गया F बराबर 1/4 ε0 QA QB अपॉन R²। आपने पढ़ा होगा F बराबर 1/4 ε0 Q1 Q2 अपॉन R², सेम टू सेम वही है। हमने यहाँ गोले A के आवेश को QA माना है और गोले B के आवेश को QB माना है। अब हमने यहाँ पर इनको बताया कि 1/4 ε0 का मान जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब इस मान को हम यहाँ पर रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ गुणे 6.5 × 10⁻⁻7 गुणे 6.5 × 10⁻⁻7 और बटे R का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0.50 का होल स्क्वायर। F बराबर, आइए भाई अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जा समझते हैं। जल्दी से रफ कॉपी को उठाएंगे और इन सब का आपस में गुणा करेंगे। हम गुणा करेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया तो आगे चल कर के हमारा एग्ज़ामिनेशन के दौरान कैलकुलेशन बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा।
तो जब हमने 9 गुणे 6.5 गुणे 6.5 किया तो हमारा आ रहा है 380.25, ठीक है, गुणे ये हो जाएगा 10 की घात 9 और -7 फार्मूला आपको पता ही, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n अपॉन नीचे कितना हो गया, जब हम 0.50 में 0.50 का गुणा करते हैं तो ये आता है 0.25, ठीक है, कितना आता है 0.25 और f बराबर, अब हम 380.25 में 0.25 का भाग देंगे तो यह आएगा हमारा 1521। तो हम यहाँ पर नोट करेंगे 1521 गुणे 10 की घात, अब देखिए 9 में 14 घट गया तो कितना आया -5, तो ये हो गया 10 की घात -5। अब दशमलव कहाँ पर है, दशमलव 1 के बाद है, मतलब इसका मतलब लिखा हुआ है ए बराबर 1521.0, तो उस दशमलव को 1 और 5 के बीच में लाएंगे तो 3 अंक राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा, तो ये हो जाएगा f बराबर 1.521 गुणे 10 की घात -5 और धन 3, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने में 10 की घात धनात्मक बढ़ती है, तो ये हो जाएगा वो राइट टू लेफ्ट मूव करने पे 10 की घात जो है वो धनात्मक बढ़ती है और ये हो जाएगा 1.52 गुणे 10 की घात -2 और इकाई क्या लगा दिया, न्यूटन। आई होप कि आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। इबारती प्रश्न आप उत्तर जरूर लिख लेंगे कि गोलों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल 1.52 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन के बराबर है। अब ये तो था हमारा पार्ट ए, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया पार्ट ए। अब बात करते हैं हम पार्ट बी के उत्तर की, तो पार्ट बी का उत्तर हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ये हो गया हमारा पार्ट बी। चलिए क्या कहा जा रहा है, यदि प्रत्येक गोले का आवेश दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जब प्रत्येक गोले का आवेश दोगुना कर दिया जाता है तब पहले गोले पर जो आवेश है वो हमने अब मान लिया Q1, तो वो हो गया 2QA के बराबर, और दूसरे गोले पर जो आवेश है वो है Q2, तो वो हो गया 2QB के बराबर, और ये हो गया आपका Q1 बराबर, ये हो गया आपका 2 गुणे 6.5 गुणे 10 की घात -7, ठीक, और Q1 बराबर ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो गया 13 गुणे 10 की घात -7, ठीक। और आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका, इकाई लगा देंगे हम यहाँ पर कूलाम, फिर इधर QB बराबर Q2 बराबर 2 गुणे QB, तो 6.5 गुणे 10 की घात -7, और ये हो गया आपका Q2 बराबर 13 गुणे 10 की घात -7, और इकाई क्या लगा दिया, कूलाम। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि उनके बीच की दूरी को क्या कर दिया जाता है, आधा, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि गोलों के बीच की दूरी या गोलों के मध्य दूरी घटा दी जाती है, तब नई दूरी, और नई दूरी क्या हो जाएगी हमारी r', हम इसको मान लेते हैं r' बराबर r/2, और r को हमने मीटर में बदला था तो 0.50/2, तो ये हो जाएगा 0.25, ये हो गया आपका 0.25, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग सवाल को आगे हल करेंगे, ठीक, कैसे हल करेंगे जरा समझते हैं, और इकाई क्या लगा देंगे हम, मीटर। अब यहाँ पर लिखेंगे कि गोलों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल, तो यहाँ पर नोट डाउन किया, गोलों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत
प्रतिकर्षण बल। और फार्मूला वही होता है जो अभी आपको बताया गया था, F बराबर मान रख देंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, यही होगा। तो ये हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R डैश का स्क्वायर। चले F बराबर ये हो गया आपका 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक, गुणे Q1 का मान 13 गुणे 10 की घात -7 गुणे 13 गुणे 10 की घात -7 और बटे ये हो गया आपका 0.25 का होल स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे F बराबर, अब ये हो गया आपका, इनका सबका आपस में गुणा करते हैं, रफ कॉपी उठाइए और फटाफट गुणा करने में लग जाइए। तो ये हो गया आपका हमारा 13 गुणे 13, तो ये 169 हो गया, और 169 में जब हम 9 को गुणा करेंगे तो 1521 आएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 1521 आएगा, फिर 0.25 गुणे 0.25, 1521 में हम 0.0625 का भाग देंगे, और ये आएगा हमारा 24,336। कितना आएगा, 24,336 गुणे 10 की घात 9 -7 -7, और ये हो गया F बराबर 24,336 गुणे 10 की घात 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 10 की घात -5। दशमलव को फिर एडजस्ट करेंगे, और F बराबर 2.4336 गुणे 10 की घात -5 + 4, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका F बराबर 2.43 गुणे 10 की घात -1, और इकाई क्या लगा देंगे हम, न्यूटन। ये आपका आंसर हुआ। तो दोनों ही स्थितियों में हमने आपके सवाल के लिए आंसर को फाइंड अप कर लिया है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि NCERT की मेन पुस्तक है फिजिक्स की, वहीं से ये सवाल है, और ये सबसे लेटेस्ट पुस्तक है, इस साल का एडिशन है। सवाल क्या कह रहा है, कह रहे हैं मान लीजिए कि प्रश्न 12 में गोले ए, मतलब ये जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13 अब आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पथ चिन्ह दर्शाए जा रहे हैं चित्र के माध्यम से। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इनमें से किस कण का आवेश संहति अनुपात में अधिकतम है। और भैया आपको पता है कि कौन सा अनुपात हमसे पूछा गया है, Q/M का। तो यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर देंगे, ये जो खाली ब्रैकेट था शायद हमारे टाइपिंग सहयोगी की एरर है, हमें Q/M का मान बताना है कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, हम लोग रेडी है सवाल कॉल करने के लिए। देखिए कैसे क्या करना है। चित्र सबसे पहले तो हम आपको बना दें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि सवाल आखिर कहना क्या चाहता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया हमारा, ये हमारा धनात्मक है, और ये हमारी जो है वो ऋणात्मक है, ठीक। फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से चित्र बने हुए हैं।
चले भाई, अब हमको क्या करना है, साथ में इन्होंने ये बनाया हुआ है एक ऐसा चित्र कि ये हमने एक्स अक्ष माना है और ये हमने क्या माना है, वाई अक्ष माना है। ठीक है, आई होप कि चित्र आपको किताब में मिल गया होगा। NCERT की मुख्य पुस्तक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको Q/M का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आप कैसे क्या करेंगे जरा समझते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पार्श्व विस्थापन। ठीक है, नोट डाउन करते हैं और निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेशित कण का पार्श्व विस्थापन और ये क्या होता है, ये होता है y बराबर QE/2m Vx v स्क्वायर और सफिक्स में x लगेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम इसको थोड़ा सा सुव्यवस्थित करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y बराबर E/2Vx का स्क्वायर इंटू Q/M, जिसकी बात कह रहा था, इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जहाँ x कणों द्वारा वैद्युत क्षेत्र के लंब दिशा में तय की गई दूरी, यहाँ पर जो जो प्रतीक आएंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। जहाँ x कणों द्वारा वैद्युत क्षेत्र के लंब दिशा में तय दूरी, फिर आगे एक्स अक्ष की दिशा में वेग है, Vx जो है एक्स अक्ष की दिशा में और नीचे हम लोग लिखेंगे यदि सभी कण वैद्युत क्षेत्र में एक समान वेग से प्रवेश करें। ठीक है, तब क्या होगा, यदि सभी कण वैद्युत क्षेत्र में एक समान वेग Vx से प्रवेश करें, तब ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो y है पार्श्व विस्थापन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q/M के। ठीक है, और आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की लंबाई सभी के लिए समान रहेगी। ठीक है, और नीचे लिख दिया हमने कि चूंकि वैद्युत क्षेत्र की लंबाई सभी के लिए समान है,
अब आप चित्र को देखिए। चित्र में जो आपका कण 3 है, 3 नंबर पड़ा हुआ है, उसका विक्षेप सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसके लिए उसके लिए Q/m का मान भी सबसे ज़्यादा होगा। तो वही बात लिखेंगे चित्र में कण 3 का विक्षेप सबसे ज़्यादा है, अतः कण 3 के लिए Q/m का मान सर्वाधिक होगा। आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में विचार करते हैं। कहा जा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E जिसका मान है 3 × 10⁻3, ठीक है, और I कैप न्यूटन प्रति कूलाम पर विचार कीजिए। साथ में कह रहा है नंबर ए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YA तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। और नंबर बी, इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। चले भाई, हम सवाल को हल करने के लिए रेडी हैं। आइए इससे संबंधित जो फिगर दिया गया है किताब में उसको भी हम यहाँ पर प्रदर्शित कर लेते हैं। तो इस सवाल से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण चित्र है वो आपके सामने आ गया है। ठीक है, हमने चित्र को किताब के अनुसार ले लिया है। अब हम लोग सवालों को हल करते हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमको वैद्युत क्षेत्र को नोट करना है। जो चीज़ें सवाल में दी गई हैं उनको हम नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ई से। वो हो जाएगा आपका 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन प्रति कूलाम। और अब यहाँ से हम I कैप का मतलब क्या है, I कैप का मतलब ये है कि x दिशा में I कैप जो है वो x दिशा से होता है, J कैप y दिशा से होता है और K कैप Z दिशा से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x दिशा में। चलिए अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। वो होता है आपका φE बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर S। अब क्षेत्र का जो परिमाण है उसकी बात करते हैं। क्षेत्र का परिमाण कितना है, भुजा दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे आप वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल, और ये हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा, दस गुणे 10, और ये हो जाएगा आपका 100
और इकाई लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो यहाँ पर हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 100 × 10⁻² का स्क्वायर और 100 × 10⁻⁻4 और इकाई क्या लग जाएगी मीटर स्क्वायर। और जब हम इसका एडजस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻² और मीटर स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे। अब ए नंबर को हल करते हैं। ए नंबर हमारे पास आ गया। ए नंबर में क्या कहा जा रहा है, आपको पढ़वा चुके हैं। कह रहे हैं कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YA अक्ष के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। ये हो गया आपका, जब वर्ग का तल जहाँ सवाल ने YA लिखा है वहाँ पर आपका होना चाहिए YZ। टाइपिंग एरर हुई है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे YZ। तल पर अभिलंब X दिशा में होगा। फिर आगे चलेंगे। इसलिए वैद्युत क्षेत्र तथा तल के अभिलंब के बीच कोण बराबर 0 डिग्री। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे। इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, और ये हो गया आपका ई एस कॉस थीटा। थीटा का मान कितना दिया गया है 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻³ गुणे 1 × 10⁻² और ये हो जाएगा आपका cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री बराबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁻1 और ये आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आपका वैल्यू निकल करके आ गई फ्लक्स की। अब बी पॉइंट लेते हैं, बी पॉइंट को सॉल्व करते हैं। बी पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर जब लिखेंगे कि जब तल का अभिलंब x अक्ष के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये क्या हो गया आपका थीटा बराबर हो गया आपका 60 डिग्री। अब यहाँ पर नोट डाउन करेंगे वैद्युत फ्लक्स, और ये हो गया आपका फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, और ये हो गया ई एस कॉस थीटा।
3 गुणे 10 की घात 3 गुणे 1 गुणे 10 की घात -2 और कॉस 60 डिग्री। फार्मूला लगाया, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, ये हो गया आपका 3 गुणे 10 की घात 3 -2 गुणे 1/2, 1.5 गुणे 10 की घात 1 और ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्योंकि आपने पता है कि इसको लिखना है 1.5 गुणे 10, गुणा करने के बाद आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि सवाल आपने अच्छी तरीके से समझा और आपको सवाल को हल करने में अच्छा लगा, मज़ा आया। ठीक है, आज के भौतिक विज्ञान के वीडियो में इतना ही। जल्द ही हम आपसे एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियोस को अपने स्कूल के ग्रुपों में ज़रूर साझा करें। जल्द फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कक्षा 9, 10, 11, 12 के भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के न्यूमेरिकल्स के लिए हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।